बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सभी आशा करते हैं आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तथा अपने अथक प्रयासों द्वारा अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बोल रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, आज अपने पाठ की शुरुआत से पहले हम जिस मंत्र का उच्चारण करेंगे वो है महामृत्युंजय मंत्र। सभी बच्चे मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और इसे कंठस्थ करने का अभ्यास भी करेंगे। हाथ जोड़िए, आंखें बंद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है बच्चों। यह सर्व शक्तिशाली मंत्र है। यह अकाल मृत्यु को टालने तक की ताकत रखता है, इसलिए यह भगवान शिव जी का मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण चिरंतर काल से चलता चला आ रहा है। लोग इस पर विश्वास करते हैं और अकाल मृत्यु के योग तक को टालने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। आज का बच्चों हमारा पाठ है उपसर्ग, जिसकी पुनरावृत्ति करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपने पास अपनी पाठ्य पुस्तक अवश्य रखेंगे और मेरे साथ साथ ध्यान से आप देखेंगे। हमने पढ़ा था उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ मैंने आपको बताया था, अंग्रेजी अनुवाद कर भी और हिंदी अनुवाद कर भी। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप जमा सर्ग, जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर भी मैंने लिखा है, अभी हम देखेंगे। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि समीप आकर सृष्टि करना। मूल शब्द के समीप आकर नवीन शब्द की सृष्टि करना। इसे हम अंग्रेजी के शब्द प्रीफिक्स से भी समझ सकते हैं। प्रीफिक्स का अर्थ होता है, इसे हम अंग्रेजी के शब्द प्रीफिक्स से भी समझ सकते हैं। प्रीफिक्स, प्री का अर्थ होता है पहले और फिक्स का अर्थ होता है लगना। पहले लगना, किसके पहले लगना? मूल शब्द के या सार्थक शब्द के पहले लगना। तो अब देखिए, यह वह शब्दांश होते हैं, यानी कि हमने बोला कि इन्हें हम शब्दांश कहते हैं, है ना। यानी कि ये प्रॉपर या पूर्ण रूप से शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं, अर्थात शब्दों के अंश होते हैं जो मूल या सार्थक शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। हमने मूल या सार्थक शब्द का प्रयोग क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि जो सार्थक शब्द हैं, यानी कि जो शब्द अर्थ के साथ हैं, अपना एक निश्चित अर्थ रखते हैं, उन्हीं के आगे लगकर उपसर्ग अर्थ में परिवर्तन कर सकता है। जो शब्द पहले ही निरर्थक हैं, उनमें परिवर्तन संभव नहीं है, या उनके आगे अगर हम उपसर्ग लगाएं तो वो भी निरर्थक हो जाएंगे, इसलिए हमने सार्थक शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए, अतः इसका अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। सरल शब्दों में कहें तो भाषा का वह छोटा सा छोटा खंड, सार्थक खंड, जो शब्द के आरंभ में लगकर यानी कि पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया था, जैसे कि एक शब्द है हार। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय, पर अगर इसके आगे हम आ उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो नवीन शब्द बनता है वो बनता है आहार, यानी कि भोजन। अर्थ में भिन्नता आई, अर्थ में परिवर्तन आया। तो हम व्याकरणिक भाषा में ये कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब आप देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया भी था, पुनरावृत्ति में वापस इस बात को समझिए। यह परिवर्तन जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में हो सकते हैं। वो कैसे? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, हमारे पास एक सार्थक शब्द है पुत्र। सभी जानते हैं पुत्र का अर्थ होता है बेटा। अगर हम इसके आगे कुपसर्ग लगाते हैं तो हमारा नवीन शब्द बनता है कुपुत्र, यानी कि बुरा बेटा। परंतु यदि हम इसके आगे सुपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो नवीन शब्द बनता है वो है सुपुत्र, यानी कि अच्छा बेटा। तो ये परिवर्तन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वास्तव में
उपसर्ग शब्द होते हुए भी शब्द नहीं कहलाते, इन्हें हम शब्दांश कहते हैं या इन्हें शब्दांश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हम उपसर्ग को और क्या कहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं हम उपसर्ग को शब्दांश भी कहते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा भी है, क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, अधिकतर इनका प्रयोग पूर्ण व सार्थक शब्दों के साथ ही होता है, पर कभी कभी ये शब्दांश के साथ लगकर भी नए पूर्ण शब्द भी निर्मित करते हैं। इसका उदाहरण आपको दिया हुआ है, जैसे अनु जमा ज, अनुज। यहाँ अनु जो है वो उपसर्ग है और ज जो है वो शब्दांश है। अब देखिए, अब आगे हम आते हैं उपसर्ग के भेदों पर कि उपसर्ग के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं। किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको जो है इसमें भ्रमित नहीं होना। प्रश्न की भाषा से आपको अपने ज्ञान पर जो है वो अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखना है कि आपको जो पढ़ाया गया है, आपने जो पढ़ा है वही आपसे पूछा जा रहा है, उससे अलग कुछ भी नहीं। तो इसके 5 प्रकार हैं या इसके 5 भेद हैं। हिंदी व्याकरण में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है संस्कृत के उपसर्ग। आपने पढ़े संस्कृत के अवयव जिनका प्रयोग उपसर्ग की तरह किया जाता है, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। आप सभी जानते हैं हमारी हिंदी भाषा पर विदेशी भाषाओं का बहुत प्रभाव रहा है, और विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द, जैसा कि आपको बताया गया था जब हमने शब्द विचार पाठ को पढ़ा था, तो बहुत सारे जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में आ गए हैं। तो हिंदी भाषा ने उन शब्दों को आत्मसात कर लिया है, उसी से उनके उपसर्गों की भी उत्पत्ति हुई है, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हम आज उनकी, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, हम आज उनकी पुनरावृत्ति करेंगे, जिसमें हम संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के अवयव, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्गों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब देखिए, जल्दी से आप देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में हमने संस्कृत के उपसर्गों के बारे में पढ़ा था। संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश जो प्रायः समास रचना से पहले भाग में आते थे, इतने अधिक प्रचलित हो गए कि उपसर्ग की तरह उनका प्रयोग हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में होने लगा। उपसर्ग देखिए, यहाँ पर हमने बहुत सारे उपसर्गों के उदाहरण पढ़े थे, कुछ एक हम पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे अधि, अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, जिससे नवीन शब्दों का निर्माण हुआ। अधिकारी, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। एक और इसका उदाहरण देखिए, उप। उप का अर्थ होता है निकट या फिर गौण, इससे नवीन शब्द बने उपकार, उपदेश, उपचार इत्यादि। फिर हमने संस्कृत उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अवयवों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने बहुत सारे उदाहरणों से इसको समझा। आप इसमें देखिए, तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से विकसित हुए हैं, क्योंकि हिंदी भाषा का जो विकास है, जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, वो संस्कृत भाषा से हुई है। तो उपसर्ग भी कहाँ से आएंगे? संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा के ही उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, और हिंदी भाषा के उपयुक्त जो तत्सम उपसर्ग हैं वो तद्भव उपसर्गों में प्रयुक्त होते हैं। तो अब देखिए, तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा गया है, जैसा कि मैंने आपको रेखांकित भी कराया था। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग जो हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे अध, विसर्ग है साथ में, अध। अध का अर्थ है नीचे, इससे बने निर्मित शब्द देखिए, शब्दों के उदाहरण अधपतन, अधोमुख, अधोगति इत्यादि। फिर एक उदाहरण है स्व, यानी कि अपना, जिसका अर्थ है अपना। स्वराज, स्वदेश, स्वचालित, स्वतंत्र, स्वतेज, स्वजन इत्यादि। फिर बच्चों, हमने पढ़े हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों के अंतर्गत भी हमने बहुत सारे उदाहरणों का अध्ययन किया और उन्हें विस्तार पूर्वक जाना, जिसमें एक है अप। अप का अर्थ है बुरा या हीन, और इससे बनने वाले उदाहरण के शब्द देखिए, अपयश, अपमान, अपशब्द, अपहरण इत्यादि। एक और उदाहरण देखिए, चौ। चौ का अर्थ होता है चार, यानी कि इससे निर्मित शब्द देखिए, चौराहा, चौपाया, चौकोर इत्यादि।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैसे तो प्रत्येक पाठ में ही उच्चारण का विशेष महत्व है। आप जो भी पढ़ते हैं, जैसा कि कक्षा में यह संभव नहीं है, पर जब आप अपने घर पे हैं और स्वाध्ययन करते हैं, जब आप अपने आप पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से, तो आप प्रयास करें कि आप सदैव उच्चारण के माध्यम से ही पढ़ें। जब आप उच्चारण करते हैं, उच्चारण से हमारा उच्चारण करने से अगर आप सही उच्चारण करेंगे तो आपका लेखन अपने आप ही सही होगा। अगर शब्दों का उच्चारण सही होगा तो शब्दों का लेखन भी सही होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि उच्चारण कर पढ़ें और सही उच्चारण कर पढ़ें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जैसा कि मैं समय समय पर बच्चों को निर्देशित करती रहती हूँ। आगे देखिए उर्दू फारसी के उपसर्ग, जैसे कि गैर। गैर का अर्थ होता है निषेध या अभाव। इसमें गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर ज़रूरी इत्यादि शब्द जो हैं निर्मित होते हैं। अगला है बा। बा का अर्थ होता है अनुसार, बाकायदा, बामौका, बाइज्जत, बाअदब, बावजूद इत्यादि। अब हम अपनी पुनरावृत्ति के तहत आते हैं अंग्रेजी के उपसर्गों पे, जिसमें आपने बहुत सारे उपसर्गों के बारे में पढ़ा, जिसमें से कुछ एक हैं चीफ। चीफ का अर्थ होता है मुख्य या प्रमुख, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस इत्यादि। अगला है सब। सब का अर्थ होता है अधीन या फिर नीचे या निचले पद का, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब वे, सब कलेक्टर इत्यादि। अब बच्चों इस पाठ में आपने क्या क्या सीखा? इस पाठ में आपने उपसर्ग के शाब्दिक अर्थ को सीखा, उसके अंग्रेजी शब्द से उसके अर्थ को समझा, मूल शब्दों के आगे लगने वाले शब्दांश जो हैं उपसर्ग कहलाते हैं ये सीखा, उपसर्गों को हम शब्दांश कहते हैं ये सीखा, यानी कि ये पूरे शब्द ना होकर शब्दों के अंश हैं। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं, आपने ये सीखा। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों को विस्तार पूर्वक अध्ययन कर आपने उदाहरणों सहित समझा। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पे आते हैं, जिसमें आपको पाठ बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं? तो पहला प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर है वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आ जमा हार, आहार। अगला है प्रश्न ख। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। आप सभी जानते हैं उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के अवयव, तीसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग, चौथा हिंदी के उपसर्ग और 5वां अंग्रेजी के उपसर्ग। तो ये तो हमारा था प्रश्न 1, जिसमें प्रश्न क था उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके उत्तर को आपने समझा। और ख प्रश्न उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए, इसे आपने समझा। सभी बच्चे ये प्रश्नोत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य करेंगे। तो अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है वो अपनी पाठ्य पुस्तक में करिएगा अभी, और बाद में आप उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा। इसमें है नीचे दिए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है। क है आचरण। नीचे आपको इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ है आ, आंच और आचर। इसका उत्तर है आ, यानी कि पहला। ख प्रश्न है चिर स्मरणीय। इसका उत्तर है 2, यानी कि चिर। ग प्रश्न है अध कचरा। अध कचरा, इसका उत्तर है 1, यानी कि अध। घ प्रश्न है गैर सरकारी। इसका उत्तर है 2, गैर। इसे भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य करेंगे और साथ साथ इन्हें याद करने का भी प्रयास करेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको समय समय पर ये कहती हूँ कि आज का कार्य आज ही पूरा करिए, कल पर नहीं छोड़ना। थोड़ा थोड़ा काम, अगर आप थोड़ा थोड़ा कार्य है, थोड़ा थोड़ा पाठ आप याद करते रहेंगे तो आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की समस्या या किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको पूरा पाठ
आपको याद होगा, आपको सिर्फ थोड़ी सी पुनरावृत्ति की आवश्यकता होगी, जिसके बाद आप परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हो जाएंगे। तो मेरे निर्देशों का पालन करिए, जैसा कि आपको समझाया गया है और आपको सिखाया गया है कि अपना कार्य, गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में पूरा रखिए। और कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र अपना गृह कार्य स्कूल के ऐप पर अपलोड नहीं करेगा। आपको आपके विद्यालय द्वारा निर्देश दे दिए जाएंगे कि आपको उत्तर पुस्तिका हम तक कब और कैसे और किस प्रकार पहुंचानी है। तब तक अपना गृह कार्य पूरा रखिए, अपने घरों पर स्वस्थ रहिए तथा सुरक्षित रहिए और थोड़ा थोड़ा ध्यान और योग करते रहिए। अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।